नमस्कार साथियों, सेवा सूत्र विद एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़। एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने जैसा टेलीग्राम में आप लोगों को इन्फॉर्म किया है और इसमें हम सारे के सारे एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12th। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स या पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी मस्ट कवर करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और इसके अलावा जो 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की जो एनसीईआरटी है उसे भी कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कुछ हिस्सा कवर करेंगे। देन पॉलिटी में भी 11th 12th की जो किताबें हैं, ऑल्दो हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। अगर समय रहा तो उसे भी कवर कर दिया जाएगा। और इकोनॉमिक्स में हम स्पेशली फोकस करेंगे क्लास 11th की इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में और क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा पहला सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को बता दूं। जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी RS शर्मा, वो मुझे किसी कारण से रोकनी पड़ी, कुछ ही पर्सनल कारण है, तो उस कारण से मुझे कुछ समय के लिए उसे रोकना पड़ा, पर मैं उसे अभी कंटिन्यू कर दूंगा कुछ समय में। 1 हफ्ते के अंदर उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जितने भी बैच की क्लासेस हैं, जो भी बैचेस में क्लासेस कुछ समय के लिए, मेरे ख्याल से अभी 1.5 से 2 महीने हो गए बैचेस में क्लास आगे नहीं बढ़े हैं। वही कारण है सेम जिसके कारण यूट्यूब में भी क्लासेस नहीं आ रही थी। तो उन कारणों की वजह से मैं वीडियोस नहीं ले पा रहा। लेकिन अब चूँकि अब वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई हैं, तो अब हम लोग वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बैचेस के बच्चे जो भी हैं उन्हें भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कि वापस से जो है क्लास कंटिन्यू होगी विदिन ए 1 वीक। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बच्चों को ये बता दूं कि ये जो सेशन है, जो मैं सेशन लेता हूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, जिसके कारण कुछ इंग्लिश स्टूडेंट्स या जिनका बैकग्राउंड सिर्फ इंग्लिश मीडियम रहता है, जैसे पर्टिकुलरली जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिंदी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती है। तो अगर कोई बच्चा ये देख रहा है साउथ इंडिया से, if someone is watching from South India, then you can DM me personally or you can comment in this video that I should take the classes in English medium also। तो मैं इंग्लिश में भी वीडियोज़ जो है वो ला दूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में वीडियोज़ नहीं लाना प्रेफर करता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि इंग्लिश में जो बच्चे हैं नॉर्थ इंडिया में, इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो तो ग्रैस्प कर लेंगे, लेकिन जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है उनके लिए भी जो वीडियोज़ हैं वो काम आए। इस कारण से मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोज़ जो है मैं लेकर आऊँ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में पढ़ाऊँ, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी थोड़ा मटेरियल मिले इंग्लिश का, और जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के होते हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना है, तो उस कारण से उनको इनिशियली स्टार्टिंग के फेज़ में समझने में प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये सब चीज़ें सोची हैं। तो जितने भी मेरे बैचेस भी चलते हैं उन सारे बैचेस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवरेज होता है। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश बैच है वो, सारे के सारे बैचेस इंग्लिश ही बैच हैं, कोई अलग से हिंदी या इंग्लिश बैच नहीं है। सारे के सारे बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंडली चलते हैं। ठीक है, तो इफ़ समवन इज़ वॉचिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, यू कैन मैसेज मी ईदर इन माई टेलीग्राम चैनल और इन माई पर्सनल DM। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी क्लास 11th। सी दिस चैप्टर, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल चीज़ है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैंने एक पोल भी डलवाया था टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि सर आप लाइन बाय लाइन जो है NCERT को पढ़ाओ। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप लाइन बाय लाइन मत पढ़ाओ, कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स को समझा दो, इससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा। तो मैंने दोनों की जो है वो पोलिंग देखी और अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट सेम है, 50-50% है। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं विद इन दी टॉपिक्स रहकर पढ़ाऊँ। तो मैंने दोनों की प्रायोरिटीज़ रखी हैं।
मैं लाइन बाय लाइन कुछ चीज़ों में पढ़ाऊँगा जहाँ मुझे एसेंशियल लगेगा, ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं लाइन बाय लाइन ही आप लोगों को बताऊँगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। और ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगी, सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा है वो नहीं बताने वाला हूँ, वो तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है उससे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स, कुछ केस स्टडीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको फैक्चुअल नॉलेज भी प्रोवाइड होगा। इस साल की अगर यूपीएससी की एग्ज़ाम भी आप देखो 2026 की जो पेपर है प्रीलिम्स की, उस पेपर ने ये तो साफ कर दिया कि यूपीएससी में आप अगर एनालिटिकल अप्रोच लेकर नहीं चलते हो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं हो, तो क्वेश्चंस जो है वो आपसे प्रीलिम्स के भी नहीं बनेंगे। मेंस तो आप छोड़ ही दो, प्रीलिम्स के सवाल में भी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मेंस में तो है ही। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मिस्टर एक्स से रिलेटेड सवाल आया था पॉलिटी में, वो आर्टिकल 14 वाला जो सवाल था, तो वो सवाल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था उन स्टूडेंट्स ने तो अच्छे खासे तरीके से जवाब दिया, बट जिन्होंने मगअप करके, जो आर्टिकल 14 को मगअप करके गए थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम आई। तो इसीलिए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी में नहीं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री में भी बहुत सारी क्वेश्चंस जो है वो मेरे ख्याल से इस साल 3 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल बेसिस पर आई है। मतलब आपको थोड़ा सा जो है ना अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान को लेकर आपको उस एग्ज़ाम को देना है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। जो आप अमूमन सोचते हो, आप जो चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में करते हो, वो सारी चीज़ें भी प्रीलिम्स में अब पूछी जा रही हैं। तो इसी कारण से ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बात तो जो भी एनसीईआरटीज़ हैं उसे हम करें, उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसे हम लें, ताकि हमारा एक बेस स्ट्रांग हो जाए। अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो इस बेस के ऊपर आप फैक्ट्स बना सकते हैं, इस फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, कॉन्सेप्चुअली आप साउंड है, तो फैक्चुअल चीज़ें जो है वो सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप उन फैक्ट्स को भी इजीली मगअप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जिनको बेस क्लियर नहीं है ना, वो सिर्फ मगअप करने पे रह जाएंगे। जो बच्चे बेस क्लियर नहीं कर पाएंगे वो सिर्फ मगअप करने पे रह जाएंगे, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, और यही सब एग्ज़ाम में आएगा। आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला है कि आर्टिकल 14 जो है वो बताओ, ये तो आप प्रीलिम्स में भी नहीं आता है, तो मेंस का तो भूल ही जाओ। मेंस में भी आप देखना, मैं मेंस का भी सवाल जो है वो बीच बीच में लाऊंगा। इस चैप्टर में तो मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बताऊंगा, तो उस कंडीशन में बहुत सारे केसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है ना, उसके अलावा कुछ केसेस हैं। इस बार हो क्या रहा है ना प्रीलिम्स मेंस के एग्ज़ाम में कि 2 अप्रोचेस में सवाल पूछे जा रहे हैं, 2 पार्ट्स में सवाल पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन रहेगा जिसका पहला पार्ट जो है वो आपको थ्योरी से देना है, और दूसरा पार्ट जो है वो आपको केस लॉज के मदद से आपको उसको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। यानी कि पहला वाला जो है वो क्या है, वो आपका फैक्चुअल नॉलेज चेक कर रहा है कि आपने एग्जैक्टली ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि आपने वो टॉपिक को समझा है या नहीं समझा है। तो इसीलिए क्वेश्चंस अब जो है ना मेंस में भी क्वेश्चंस अब बुक से नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा रहा है, या फिर कुछ केस लॉ से रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स को एक एडअप के तौर पर देखा जाता है। करंट अफेयर्स को फैक्चुअल नॉलेज के एक एडअप के तौर पर देखा जाता है। पहले आप अपना बेस स्ट्रांग कीजिए, देन उसके ऊपर जो है आप फैक्ट्स मजबूत कीजिए, एंड देन कहा जाता है चेरी ऑन द टॉप, जो केक के ऊपर चेरी होता है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो है ये चेरी है, इसे आप तभी लगा सकते हैं जब आपके नीचे के जो बेस हैं और जो फैक्ट्स हैं वो मजबूत होगा। जब केक बन चुका होगा तभी आप उस पर चेरी लगाते हो ना, तभी वो अच्छा भी दिखता है। तो करंट अफेयर्स जो है ये आपके इसी चेरी की तरह है। आपको एट लास्ट में जब आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट देखो 100% सिलेबस तो कभी भी आपका कवर नहीं होगा, तो एटलीस्ट अगर आप 70% ऑफ द सिलेबस भी कवर कर लेते हो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 70% ऑफ द सिलेबस के साथ मैं कवर्ड हूँ। अगर मैं आपको कोई भी आंसर दूँ लिखने के लिए, या कोई भी प्रीलिम्स का पेपर अगर मैं दूँ सॉल्व करने के लिए, या कोई भी क्वेश्चंस दूँ सॉल्व करने के लिए, ऑल्दो हम लोग करेंगे यहाँ पे भी सवाल, लेकिन अगर आपको मैं
क्वेश्चंस आंसर दूँ मेंस का या फिर प्रीलिम्स का, अगर आप कर पा रहे हो 10 में से 7, देन यू आर रेडी फॉर द करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स जो है ना उस पर एडअप करो, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स किया करो। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करना ज़्यादा बेहतर है रैंडमली करंट अफेयर्स करने के। बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर्स के पीछे रह जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम क्या है? डेली करंट अफेयर्स में यही प्रॉब्लम है कि आप डेली उस करंट अफेयर्स को मगअप कर रहे हो, जो कि एक समय पर वही होने वाला है कि आप उसे भूल जाओगे, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो। रिवीजन के लिए सपोज आपने संडे को रख लिया। कोई भी इंसान, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई होता है जो इतना ज़्यादा पंचुअल हो कि वो डेली करंट अफेयर्स करने के बाद संडे को भी रिवाइज कर सके। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स जो है वो डेली करने के बजाय आपको पेपर वाइज करंट अफेयर्स करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा मेरा प्रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ मैं जो भी बोलूँगा वो आपको मानना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि आप पेपर वाइज, जीएस पेपर वाइज करंट अफेयर्स को नोट्स बनाओ। जीएस पेपर 1 में जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स पिछले 2 साल में न्यूज़ में हैं उनसे आप रिलेटेड जो है नोट्स बना लो। जीएस पेपर 2 में भी सेम, एथिक्स में भी सेम। ऐसे तो खैर आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए उसके लिए तो करंट अफेयर्स तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन जो जीएस पेपर्स हैं ना, जीएस पेपर्स में इनमें एटलीस्ट आप करंट अफेयर्स वाइज नोट्स बना लो। इससे होगा क्या कि आप जैसे ही मेंस देने जाओगे तो ये जीएस पेपर आपका जो है वो रेडी रहेगा। जीएस पेपर के बनाए हुए करंट अफेयर्स के नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे और उसी को आप रिवाइज करके जा सकते हो। बाकायदा ये जो करंट अफेयर्स बार बार इधर से उधर रैंडमली करंट अफेयर्स करने की जगह आप यही किया करो कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे एक कॉपी में, सपोज आपने जीएस पेपर 1 के लिए कॉपी बना ली जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और मान लो कि कोई एक रैंडम सा कोई भी एक करंट अफेयर्स जो आपको नज़र पड़ गया, आपने उसे जो है वो नोट कर लिया। सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको वेरियस मतलब आज इतने सारे चैनल्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा, तो उनमें आप कवर कर सकते हो। करंट अफेयर्स जो है वो हमारे चैनल पे कवर ऐसे नहीं होता है। इसका कारण यही है कि बहुत हेक्टिक हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए मुझे एक अलग से सेपरेट टीचर रखना होगा, तो तभी जाकर वो कवर हो पाएगा। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, इसी कारण से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे पहले आपकी बेस मजबूत करेगी, उसके बाद आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना, देन करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना। और आज हम लोग जो एनसीईआरटी कर रहे हैं ये वही है बेस मजबूत करने वाली एनसीईआरटी, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये चैप्टर देखकर सोचे कि ऐसा क्या है इस चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है। आई कैन बेट कि ये चैप्टर कंप्लीट होते होते आपकी जो ये फेक कॉन्फिडेंस है ये भी आप जो है लूज़ कर जाओगे। अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बसु या फिर कोई एक कोचिंग क्लासेस से आपने उसकी मटेरियल या फिर उसकी क्लासेस ली हैं, वेरी गुड, वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, इसमें आप एक लेवरेज मिस कर देते हो, और वो लेवरेज क्या है वो आपको वीडियो के ख़त्म होते होते समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पेशली आपको मेंस में ये काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, लेकिन मेंस में ये ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बतानी थी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इसे मैं बताऊंगा, तो मैंने आज ही ये सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। तो जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, मैं करवा दूंगा आपकी जितने भी रिमेनिंग क्लासेस हैं ना, मैं वो सारे क्लासेस जो है कवर करवा दूंगा। आपका एक भी समय जो है वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेंगे, ताकि जो 1.5-2 महीने बर्बाद हुए हैं वो 1.5-2 महीने जो है वो मैं रिकवरी कर लूँ आपके लिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस चैप्टर में हम लोग वही देखने वाले हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जो लॉज बनाए गए, जो आज पार्लियामेंट काम करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी के ऊपर काम करता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहली बात कि इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखेंगे, पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बारे में ये मेनली किताब है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनकी ज़रूरत क्यों है, इनकी ज़रूरत एक डेमोक्रेसी में क्यों है। एंड थर्ड थिंग दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है,
What is the relationship between the various instruments of government? What is the relationship between executive, judiciary or judiciary legislature? So what is the relation between them? इन एस्पेक्ट्स को भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली वी विल बी रीडिंग बेसिकली दीज थिंग्स ओनली. तो इसी में हम लोगों को पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ज़रूरत क्यों है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी विल बी लर्निंग व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स. हमें ये पता चल जाएगा कि सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या असर पड़ता है और हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी. एलोकेशन ऑफ पावर हम लोग बात करेंगे इस पर. एंड व्हाट वॉज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड. तो थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हम लोग जाएंगे कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर एक स्टोरी है. एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें स्टोरीज़ को देकर समझाया गया है. मैं स्टोरीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा बिकॉज ये स्टोरीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी नहीं है. तो बट आई विल मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर अप करा दूँ. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी. ये 3 क्वेश्चंस जो है अगर आपने जवाब दे दिया इसका तो आपने आधी पॉलिटी ख़त्म कर ली. क्योंकि तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी के ऊपर जो है वो आर्टिकल बेस्ड है. अभी बताऊंगा कैसे. हाउ डज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस. तो इन चारों सवाल का जवाब जो है हमें इस पैराग्राफ में मिलेगा या इस चैप्टर में मिलेगा. ठीक है, तो पहली बात जो हेडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. हाउ इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ दी हुई हैं. स्टोरीज़ में बेसिक क्या है? बेसिकली इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक बहुत लार्ज ग्रुप का मेंबर हैं और उस लार्ज ग्रुप के मेंबर होने के चलते आप बहुत सारे लोगों से जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और जितने लोग आपके ग्रुप में हैं वो सारे के सारे अलग रिलीजन के हैं. जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और कुछ लोग एथीस्ट हो सकते हैं जिनका कोई भी रिलीजन नहीं. हो सकता है कि वो और रिलीजन के एस्पेक्ट को छोड़कर और भी बहुत सारे रिलेशंस में और भी बहुत सारी चीज़ों में वो अलग हों. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोफेशन, वो किस तरह का प्रोफेशन करते हैं. क्या वो प्राइमरी सेक्टर में है, क्या वो सेकेंडरी सेक्टर में है, क्या वो टर्शरी, क्या वो क्यूनरी, क्वाटरनरी, कौन से सेक्टर में है. हो सकता है उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग खूबियाँ हों. दे हैव डिफरेंट हॉबीज़, दे हैव डिफरेंट टेस्ट, दे हैव डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स टू फिल्म्स. ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया रिलीजियस एस्पेक्ट कि एक ग्रुप है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है. बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के हैं. दूसरा हो गया प्रोफेशनल एस्पेक्ट. प्रोफेशन, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं. उसके अलावा सम आर रिच एंड सम आर पुअर. तो ये हो गया क्लास एस्पेक्ट कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग यंग हैं, कुछ लोग ओल्ड हैं, कुछ यंग हैं. सो ये हो गया डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट. ऐसे ब्रेकअप किया जाता है एनसीईआरटी को. तो यहाँ पर इस स्टोरी में हमें 4 एस्पेक्ट दिए हुए हैं मेनली. हालांकि सोसाइटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लेकिन इन 4 एस्पेक्ट को लेकर अभी आप इमेजिन करो खुद को. कीप योरसेल्फ इन ए लार्ज ग्रुप जिसमें रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेशनल डाइवर्सिटीज़ हैं, देयर आर डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट एंड देयर इज़ क्लास डाइवर्सिटीज़. अब इमेजिन करो कि इन सारे मेंबर्स में कुछ डिस्प्यूट्स हो गया. ठीक है, ऑब्वियसली होगा. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिलनी चाहिए, है ना. क्या हर एक चिल्ड्रन को स्कूल भेजना कंपलसरी है या फिर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करें कि बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा. गवर्नमेंट को ग्रुप को कितनी फंडिंग चाहिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, है ना. ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों में डिस्प्यूट्स हो सकता है. क्या किसी ग्रुप को अलाउड है डिस्क्रिमिनेशन करना अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स. तो हर एक क्वेश्चन जो है वो, हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर अलग अलग हो सकता है. बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अमीर लोग, अगर उनसे पूछा जाए तो क्या प्रॉपर्टी को, अगर यही सवाल पूछा जाए हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, तो वो क्या बोलेंगे. वो तो यही बोलेंगे कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा है. जो गरीब है उनके पास कम होनी चाहिए. एक कैपिटलिस्ट ये बोलेगा. एक कम्युनिस्ट क्या बोलेगा कि प्रॉपर्टी सब में जो है वो इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, है ना. एक मार्क्सिस्ट क्या बोलेगा कि मार्क्सिस्ट ये कहेगा कि प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रखना ही क्यों है,
सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो डिस्प्यूट्स जो है वो अगर एक ग्रुप में लोग हैं तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स होगा ही होगा, इट इज़ इनएविटेबल। सो एवरी क्वेश्चन विल elicit a variety of answers from different people, but for all their diversity the group has to live together। सबसे इससे इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद अगर साथ रहना है तो क्या करना होगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कोऑपरेशन। वी हैव टू डू दी कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन क्या, ये कोऑपरेशन सब लोग करेंगे? क्या सब लोग राज़ी हो पाएंगे? क्या पीसफुली सब लोग आकर कोऑपरेट करेंगे या फिर वो लड़ाई करेंगे, या फिर लड़ाई से डिसाइड होगा? दो चीज़ें हो सकता है, फाइट से डिसाइड कर लो कि भाई कौन रहेगा कौन नहीं, या कोऑपरेट कर लो साथ में। अब यहीं पर जो है वो काम आता है एक रूल बुक का, ठीक है। हो सकता है कि एक इंसान जो है वो बोले कि क्यों ना हम लोग कुछ बेसिक रूल्स बनाएं और उस रूल्स पे हम लोग जो है वो एग्री कर लें। जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग राजेंद्र नगर या फिर करोल बाग में रहते होंगे, तो वहाँ पर आपने एक फ़्लैट लिया होगा, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आप रहते होंगे। सपोज़ आप लोग 6 लोग हो, 6 लोगों में से आपने डिसाइड किया कि 2 लोग जो है वो क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, है ना। 2 लोग जो है वो क्या करेंगे, 2 लोग जो है वो घर की साफ़ सफाई पर ध्यान रखेंगे। तो ये क्या किया आपने, ये आपने कुछ रूल्स बना दिए कि हाँ इन 2 लोगों को खाना बनाना है, इन 2 लोगों को बर्तन धोने हैं और इन दोनों लोगों को घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अब इससे हुआ क्या, जो बेसिक रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से सबने जो है अपने काम को बांट दिया, ठीक है। सो थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया ना। अगर रूल्स नहीं थे तो सब एक दूसरे से यही उम्मीद करते कि बर्तन जो है वो धोएगा, बर्तन जो है ये लड़का धोएगा, या खाना जो है वो बनाएगा। सब एक दूसरे से यही उम्मीद करते हैं। लेकिन चूंकि हमने रूल्स बना दिया है तो इन 2 लोगों को एटलीस्ट ये क्लियर है कि भाई खाना मुझे बनाना है, इन 2 लोगों को ये क्लियर है कि मुझे बर्तन धोने हैं, इन 2 लोगों को ये क्लियर है कि मुझे घर की साफ़ सफाई मेंटेन रखनी है। सो वी रिमूव द इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो रूल्स, बेसिक रूल्स का यही फंक्शन है। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of cooperation. So why rules are important? So you can write here, rules are important. ये basic rules important क्यों हैं? पहली बात तो इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, पहली बात। और दूसरी बात, इससे क्या होगा, इससे एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। मिनिमल डिग्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है सब लोग एग्री ना हो। जिन चीज़ों पे रूल्स बनाए गए हैं उन चीज़ों पर एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब सपोज़ एक व्यक्ति बोले कि नहीं मैं खाना नहीं बनाऊँगा, या कोई कहे कि मैं बर्तन नहीं धोऊँगा, या इनमें से कोई ग्रुप जो है एक उठ कर कह दे कि मैं इन रूल्स को अवॉइड करता ही नहीं, आई डो नॉट अवॉइड द रूल्स, मैं फॉलो ही नहीं करूँगा। तो ये ज़रूरी है कि जो रूल्स हमने बनाए हैं, बेसिक रूल्स, वो एनफोर्सेबल हो, सबको फॉलो करने के लिए मजबूर होना पड़े। क्योंकि अगर सिटीजन्स के पास कोई एश्योरेंस ही नहीं होगा ना, क्योंकि भाई अगर कोई एश्योरेंस ही नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। अब देखना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो चीज़ एनफोर्सेबल नहीं होता है लोग उसे नहीं करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। क्योंकि सामने वाला देखेगा कि भाई जब एनफोर्सेबल है ही नहीं तो मैं ही क्यों करूँ। यही होता है ना। जैसे आप सपोज रोड पे जा रहे हो, कचरा फेंक, एक इंसान को देख लिया आपने, तो आप भले ही जो है वो उस कचरे को उठाकर डाल दोगे डस्टबिन में, लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हो सारे लोगों से? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दिस रूल्स, दे विल देमसेल्व्स हैव नो रीज़न टू फॉलो दिस रूल्स। भाई जब सब कचरा फेंक ही रहे रोड पर, तो मैं क्यों ही मतलब 30 मार खा बनूँ कि मैं जाकर डस्टबिन में फेंकूँ, क्योंकि सब रोड में फेंक रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान जो है वो कर दे, लेकिन एक ना एक समय पर आकर वो भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर रूल्स एनफोर्सेबल नहीं होगा तो उस केस में रूल्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सब लोग जो है वो क्या करेंगे, वो रूल्स को फॉलो करेंगे ही नहीं। तो सेइंग दैट रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल गिव्स एन एश्योरेंस दैट एवरीबडी दैट अदर्स विल फॉलो दीज, फॉर इफ दे डू नॉट सो दे विल बी पनिश्ड। पहली बात हमने देख ली कि रूल्स होने चाहिए, एक बेसिक रूल्स होनी चाहिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि रूल्स जो है वो एनफोर्सेबल होने चाहिए। तीसरी बात कि अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है एनफोर्सेबल होने के बावजूद, तो उसके लिए एक पनिशमेंट भी होना चाहिए। और ये सब कहाँ पर, ये सब कौन डिसाइड करता है? संविधान।
तो इससे निकल कर आता है, इस पैराग्राफ से हम अपनी फर्स्ट फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान ये अलाउ करता है कि सब लोग जो है वो कोऑपरेशन के साथ काम करें। क्यों? क्योंकि एक बेसिक रूल्स है जो कि एनफोर्सेबल है, और अगर कोई नहीं करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। तो मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहला फंक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरी बात, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब दूसरी बात ये है कि हमने रूल्स बना दिया, ठीक है, अब लोग इस रूल को मानेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि भाई मतलब किसी के हाथ में पावर हो ना। अगर किसी के हाथ में पावर नहीं है तो लोग क्यों मानेंगे? लोग नहीं मानेंगे। तो किसी के हाथ में पावर देना ज़रूरी है ताकि वो ये रूल्स को बनाए। पहली बात तो रूल्स को बनाए, है ना। और रूल्स अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, एनफोर्स नहीं हो रहे हैं, तो उस रूल्स के खिलाफ पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट है उसे दिया जाए। तो मेनली रूल्स बनाने के लिए किसी को पावर मिलना ज़रूरी है। अब इस पर जो है डिबेट है, और यही डिबेट इस पूरे पैराग्राफ में दिया है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर की आखिर ये डिसीजन मेकिंग पावर होनी किसके पास चाहिए? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड और गवर्नड। ये स्टेट क्या होता है? स्टेट के 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, वो चारों कॉम्पोनेंट्स हम लोग आगे स्टेट में पढ़ेंगे। लेकिन स्टेट जो है वो होना ज़रूरी है, और स्टेट का एक फंक्शन, एक कॉम्पोनेंट है गवर्नमेंट। एक कॉम्पोनेंट है गवर्नमेंट। स्टेट के 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। पॉपुलेशन, एक टेरिटरी के अंदर एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उस पॉपुलेशन के पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट सोवरेन होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। तो स्टेट के पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट सारा की सारा पावर्स स्टेट के पास है, लेकिन स्टेट खुद से जो है इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए स्टेट को चाहिए एक गवर्नमेंट। तभी तो अगर देखा जाए तो स्टेट है क्या? कभी आपने देखा है, जब आप सपोज करो आप एक दिन IAS बन जाओगे, तो आपकी गाड़ी के आगे क्या लिखा रहेगा? भारत सरकार। बीजेपी सरकार क्यों नहीं लिखा रहता है? गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी सरकार क्यों नहीं लिखा? या कांग्रेस की अगर सरकार होती तो वाई नॉट कांग्रेस गवर्नमेंट? भारत सरकार क्यों? क्योंकि भारत एक स्टेट है। तुम्हें पावर कहाँ से मिलती है? स्टेट से। तुम्हें सपोज यू आर DM, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर कहाँ से मिल रही है? स्टेट से। ये पावर स्टेट खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। स्टेट एक ऐसी बॉडी है, एंटिटी है, जो खुद से अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए इस पावर को यूज़ करने के लिए दे हैव फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट, एंड यू आर ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यू आर नॉट ए स्टेट, यू आर ए गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का आजकल ये डिबेट भी बहुत ज़्यादा है ना, एंटी नेशनल। एंटी नेशनल का मतलब ये होता है जो स्टेट के खिलाफ बात करे या स्टेट की चीज़ों के खिलाफ हो, जैसे झंडा जला देना, नेशनल स्लोगन्स की बेइज्जती करना, नेशनल सॉन्ग की बेइज्जती करना। ये चीज़ एंटी नेशनल हो सकती है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोल रहा हूँ, सो आई एम नॉट एंटी नेशनल, ठीक है। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है क्योंकि उन्होंने पॉलिटी पढ़ी नहीं है। लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर जो है किसी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन क्या हो, ये फंडामेंटल रूल्स आखिर होने क्या चाहिए? पहली बात तो फंडामेंटल रूल्स होने क्यों चाहिए? जो बेसिक रूल्स मैंने बताया ना, ये होने क्यों चाहिए तो मैंने बता दिया। व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? वाई दीज आर फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब होता है बहुत बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज टू हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। तो पहले बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, उसके बाद बात करेंगे कि ये फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वही केस स्टडी नहीं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू मे वॉन्ट रूल X बट अदर्स मे वॉन्ट रूल Y। हो सकता है ना कि आप चाहते हो कि CAA लागू हो, बहुत सारे लोग इंडिया में चाहते हैं CAA लागू ना हो। कौन डिसाइड करेगा कि इंडिया में CAA लागू होगा या नहीं होगा? सबसे पहली बात कि हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस? CAA लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. हो सकता है कि आपके हिसाब से CAA अच्छा हो। अब 10 पॉइंट्स बता दो CAA के एडवांटेजेस की, CAA के ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है।
बहुत सारे लोग जो है वो आपसे एग्री भी करते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपसे एग्री करते हो सकता है कोई इंसान आकर, कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको सीए के 10 नेगेटिव पॉइंट्स बता दे। तो आप दोनों जो है वो चाहते हो अपना अपना कानून लागू हो, लेकिन आप दोनों जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, एंटीथीसिस हो दोनों एक दूसरे के। तो आप सोच रहे हो मेरा रूल सबसे अच्छा है, सामने वाला सोच रहा है मेरा रूल सबसे अच्छा है, तो इस केस में डिस्प्यूट होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। पहले तो ये डिसाइड करो ना कि डिसाइड कौन करेगा। गवर्नमेंट तो बाद में, गवर्न कौन करेगा, इस ग्रुप को गवर्न कौन करेगा उसे छोड़ दो। पहले तो ये डिसाइड करो कि डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा नियम जो है वो लागू होना चाहिए। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कुछ चीज़ें बता कर रखी हैं। क्या बता कर रखी हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है सम बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक पावर्स को एलोकेट किया है एक एंटिटी के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। कौन डिसाइड करेगा, ये डिसीजन मेकिंग पावर इस इंस्टीट्यूशन को मिला हुआ है। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अब बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा? अगर मैं कहूँ एक मोनार्किकल गवर्नमेंट है तो वहाँ पर एक इंसान डिसाइड करेगा जो होगा किंग। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर मैं आपको अर्थशास्त्र बताऊंगा। अर्थशास्त्र, कौटिल्यन अर्थशास्त्र में ये बात लिखी गई है कि किंग इज सुप्रीम। किंग के पास, ऑल्दो किंग विल हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच विल गिव द एडवाइस टू द किंग, बट किंग विल हैव द सुप्रीम पावर। किंग जो है वो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो वीटो लगा सकता है किसी भी एक मिनिस्टर के डिसीजन पर। तो किंग के पास जो है सारे के सारी पावर्स हैं। एक इंसान के पास जो है वो पावर्स होती हैं, तो वो जो है उसे हम लोग कहते हैं क्या? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें कौन डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा रूल्स क्या होंगे? तो मोनार्की। इन दिस मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन तो किंग विल डिसाइड। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ए मोनार्क डिसाइड। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन में एक सिंगल पार्टी हुआ करती थी। 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन उसके पहले देयर वाज अ सिंगल पार्टी विच वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। तो उसमें भी एक सिंगल पार्टी डिसाइड करती थी पावर। लेकिन आज के समय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ पर डिसाइड कौन करता है? पीपल। पीपल गेट टू डिसाइड। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। अगर आप पहली वाली दो चीज़ें जो है ये सिंपल है। सिंपल क्या है? कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन डिसाइड करेगा? किंग, बात खत्म। चाइना में कौन डिसाइड करेगा? शी जिनपिंग, बात खत्म। वन सिंगल पार्टी, ये एक पार्टी जैसे चाइना में हो गया, प्रीवियस सोवियत यूनियन में था वन पार्टी सिस्टम, वहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? तो वो पार्टी डिसाइड करेगी, एंड पार्टी हैज़ लिमिटेड मेंबर्स, तो वो हो गया खत्म। वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जितना आप बैकवर्ड जाओगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उतनी लेस कॉम्प्लेक्स होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि मैटर इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर भी लिया कि यस चलो लोगों को डिसाइड करने देते हैं, लेकिन आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो इसका जवाब पहले दो कि लोग डिसाइड कैसे करेंगे। हाउ शुड द पीपल डिसाइड? फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्रीज टू इट। क्या सबको एग्री होना होगा? दूसरी बात कि क्या डायरेक्ट वोटिंग होगा, जैसा एंशियंट ग्रीक्स में हुआ करता था कि सबसे पूछ लो और सब लोग से पूछ लो कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या फिर कोई हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, वो हमारे लिए जो है वो लॉ बनाएगा। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सिंपल सा हमने आंसर दे दिया कि हाँ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो पीपल विल डिसाइड। नहीं, पीपल को डिसाइड करने का पावर भी बहुत सारे तरह का होता है। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर डायरेक्ट लोगों से पूछ लिया जाता है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर आबादी करोड़ों में है, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। सो वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स हु सिट इन द पार्लियामेंट, और वो हमारे लिए जो है वो कानून बनाते हैं। हम बहुत बार भूल जाते हैं कि आखिर वो वहाँ पर उनको बिठाया किसने है, हमने। वो कानून किसके लिए बनाएंगे? हमारे लिए। सो वाई सम पीपल, होता क्या है कि लोग जो है वो जब भी एमपी या एमएलए को देखते हैं वो उनके सामने जो है वो नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, एक रेस्पेक्ट करना अच्छी बात है, बट खुद को उसके लिए सौंप देना वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वो कोई राजा तो है नहीं। सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रॉब्लम है
कि लोगों को अगर डिसाइड करने दिया जाए तो क्या सभी के साथ डिसाइड करने की कैपेबिलिटी दे, सबको डिसाइड करने की कैपेबिलिटी दे दी जाए। बट इफ़ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड। अब यहाँ पर भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी रखी जाए स्विट्ज़रलैंड जैसी, जहाँ पर डायरेक्टली वोट देने का अधिकार सबके पास हो, या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया जैसी, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सॉरी नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं। तब जब रिप्रेजेंटेटिव्स अपना लोग भेज रहे हैं, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कैसे होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इलेक्ट करने का प्रोसेस भी तो बहुत सारा होता है ना। पार्शियल इलेक्शन, सभी को चुनने का अधिकार दे दो, कुछ लोगों को अधिकार दो, है ना, या फिर एक कॉलेजियम सिस्टम बना दो, एक काउंसिल बना दो। तो हाउ मेनी शुड बी देयर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है कि आखिर कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग एग्जांपल लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो हमारे लिए जो मैं तभी से इंस्टीट्यूशन बोल रहा हूँ, व्हाट इंस्टीट्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड्स लॉज एंड पॉलिसीज़, और ये इंस्टीट्यूशन ही हमारे लिए डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा सोसाइटी में क्या रूल्स होंगे। सो इसका जवाब आपको अभी मिला होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सो इन डिसीजन मेकिंग पावर, हु हैज़ द डिसीजन मेकिंग पावर इन इंडिया, द पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट्स में वो कंटेम्प्रेरी स्टेट लेजिस्लेचर हो जाता है। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडीज़। अच्छा, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स क्या क्या हैं, तो आपको ध्यान होगा, अगर नहीं भी हो तो मैं बता दूं, 52 से लेके आर्टिकल 78 तक वी हैव द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड फ्रॉम 79 टू आर्टिकल 122 वी हैव द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। जब एक सेपरेट मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेशन लाऊंगा, बेयर एक्ट के ऊपर सेशन लाऊंगा, उस बेयर एक्ट के ऊपर जब सेशन लाऊंगा तो उसमें जब आप ये बेस मजबूत कर लोगे ना, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे, और उसके बाद जब आप आर्टिकल से उसे रेट करोगे, जब मैं 79 से 122 के बारे बीच में बताऊंगा, आपको यही सब चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज़। बट अब सवाल यहाँ पर ये भी है, बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज़, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट इट। अगर पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बिस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी कौन दे रहा है, क्यों मानेंगे लोग, आज के समय लोग पार्लियामेंट की बात क्यों मानेंगे, जस्ट बिकॉज हमने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिया वहाँ पे और वो लॉ बना रहे हैं। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाकायदा लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी है लॉ मेकिंग पावर की मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस सेंटेंस का यही मतलब है, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बिस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट। कोई लॉ तो होना चाहिए ना, ये बताने के लिए कि भाई पार्लियामेंट के पास जो है ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। क्योंकि लोग तभी मानेंगे ना जब लिखित में होगा, जब एक सबूत होगा। हम सिर्फ कह देने से लोग मान नहीं लेंगे। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ से आता है सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की जब बात हो रही है ना, तो बहुत लेमन टर्म है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव मेंशन नहीं किया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मेनली गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑल द जुडिशरी कह देते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन एक्चुअली में जुडिशरी जो है वो इंडिया के केस में गवर्नमेंट से बिल्कुल ही अलग है। नाउ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा यही गवर्नमेंट है, ठीक है। बट इन दिस चैप्टर फॉर नॉट कन्फ्यूजिंग, ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो, इन्हें कह दिया गया है कि यस फॉर एक्सप्लेनिंग द पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी विद स्पेसिफाइंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये रहेगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, लिमिटेशंस। अब क्या गवर्नमेंट जो हमारे द्वारा चुने गए हैं या इलेक्टेड हैं, क्या ज़रूरी है कि वो चुन जाने के बाद क्या वो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है।
ये ज़रूरी नहीं है ना। सपोज़ हम लोगों ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगा टू मेक द डिसीजंस, बट क्या हो अगर ये अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट ऐसे लॉज पास करे जो कि अनफेयर हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे लॉज दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना धर्म एंजॉय करने से रोके, या आपको कह दिया जाए कि एक सर्टेन कलर के क्लोथ्स आप नहीं पहन सकते, या आपको कह दिया जाए कि आप गाना नहीं गा सकते, या आप जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप के अगर हैं, कोई कास्ट या कोई रिलीजन के हैं, तो आपको जो है वो दूसरों को सर्व करना होगा। या आपसे कह दिया जाए कि अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप या कास्ट के हैं तो आपको कोई प्रॉपर्टी रखने नहीं दी जाएगी। या फिर गवर्नमेंट कोई किसी को भी बेवजह अरेस्ट कर ले, या गवर्नमेंट कल को ये कानून ले आए कि कोई एक पर्टिकुलर स्किन कलर के व्यक्ति इस कुएं के पानी को इस कुएं के पानी को ले नहीं सकते, दे कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल्स। तो आप ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि दीज आर नॉट अनफेयर, दीज आर नॉट फेयर, दीज आर अनजस्ट एंड अनफेयर। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड इवन दो दे वर पास बाय द गवर्नमेंट that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about the government enacting these laws. भले ही वो गवर्नमेंट बहुत एक पूरे सिंपल एक सर्टेन प्रोसीजर से आया हो, वो गवर्नमेंट चुन कर आया हो, एक प्रोसीजरल प्रोसेस होता है चुनने का, वो चुन कर आया हो, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट अनजस्ट लॉज बना रही है तो क्या हम उसे स्वीकार करें? सो नहीं। सो थर्ड फंक्शन यहाँ से निकल कर आता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट को पावर भी देता है ना, वही गवर्नमेंट का पावर को लेता भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, और इस लिमिट्स को हम लोग जो है वो फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। ये इतने बेसिक राइट्स हैं कि आप उनको ले ही नहीं सकते। गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम, ठीक है। ये उनके औकात में नहीं है। सिंपल सा अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये उनके हाथ में नहीं है, वो कर ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी वेज। अब कैसे करता है लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स का? तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग इज़ टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, जो मैं आपको पार्ट थर्ड बताऊँगा व्हेन आई विल टीच यू द पार्ट थर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, वेयर इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यू कैन गो टू द कोर्ट्स, आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फॉर पिटिशन फाइलिंग। रिट पिटिशन आप फाइल कर सकते हैं वहाँ जाकर कि आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुआ है, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजन्स विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट। इसलिए हम लोग पार्ट थर्ड में हम लोग जो लॉज हैं या जो आर्टिकल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्योंकि ये इतने फंडामेंटल है कि इनको लिया नहीं जा सकता, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो लक्ष्मीकांत में एक लाइन है ना, दीज लॉज आर दी बेसिक लॉज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, कल्चरल वेलबींग, सब एस्पेक्ट में अगर एक व्यक्ति को डेवलप होना है तो फंडामेंटल राइट्स सबके पास होने चाहिए। The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक देश में फंडामेंटल राइट्स में एक पर्टिकुलर लॉ है, हो सकता है कि वो लॉ दूसरे कंट्री में फंडामेंटल ना हो, तो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ये आपको यूके में देखने नहीं मिलेगा। आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 ये कहता है। अब ये चीज़ इंडिया के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि इंडिया में जो है वो रिलीजन के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स में। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ है ही नहीं, तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फंडामेंटल राइट क्यों ही लिखेंगे। तो दीज राइट्स डिफ़र, और उनका जो इंटरप्रिटेशन है अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन तक जो है वो डिफ़र कर सकता है। बट बेसिकली आप देखो तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ राइट टू इक्वालिटी, क्या सबको समानता का अधिकार देना चाहिए? जितनी भी कंट्रीज से मैं पूछूँ सब हाँ बोलेंगे। क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए? मैक्सिमम कंट्रीज़ हाँ बोलेंगे। क्या फ्रीडम टू
प्रोफेस एनी रिलीजन, क्या आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं या की आज़ादी होनी चाहिए? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हाँ बोलेंगे। क्या आप कहीं भी घूम सकते हो? ट्रैवल, फ्रीडम टू ट्रैवल, ये भी आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा बहुत सारे कंट्रीज़ में कि दीज आर दी बेसिक राइट्स। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रली, एक और राइट हो गया, आपको किसी भी तरह से बिना रीज़न के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर, आपने गवर्नमेंट को देखा है? अगर गवर्नमेंट को नहीं देखा या स्टेट को नहीं देखा, स्टेट को आपने कभी देखा है? स्टेट को आप तभी देख सकते हो जब आप अपनी आंखें खुले रखो। स्टेट की पावर अगर आपको देखनी है तो ये देखो आप पुलिस में और आर्मी में। तो स्टेट जो है ये क्या है? स्टेट जो है दिस समटाइम्स अपीयर एज ड्रेकोनियन, पुलिस एंड आर्मी समटाइम अपीयर एज ड्रेकोनियन, बट स्टेट का अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखो, स्टेट का अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सो दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, ये जो एस्पेक्ट है स्टेट का, दिस एस्पेक्ट इज़ सोशलिस्ट। तो स्टेट जो है वो एस्पेक्ट आपको अलग अलग नज़रिए से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर आपको रेस्ट्रिक्शन रखना है तो, या फिर स्टेट के ऊपर आपको रेस्ट्रिक्शन रखना है। जनरली वी यूज़ स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरचेंजेबली, बट अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज़ पर जाओ तो दोनों जो है वो बहुत डिफरेंट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशंस अपॉन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि पुलिस आपको आर्बिट्ररली अरेस्ट नहीं कर सकती। Citizens will normally have the right, suppose right to basic liberties, freedom of speech, freedom of conscience, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct trade, freedom to conduct business। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बेसिक हैं जो आपको हर एक कंट्री में, ऑलमोस्ट हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिलेगा। तो इन प्रैक्टिस दीज राइट्स आर लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स में बी विथड्रॉन। हाँ, कुछ केसेस में ये राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल in case of India during the emergency में ये केसेस जो है वो छीने जा सकते हैं, ये राइट्स आपको छीने जा सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आप मुझे बताएंगे ये आर्टिकल 21 और 20 का जो एक्सेप्शन है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया? जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने कर रखा है पॉलिटी, जिन्होंने नहीं कर रखा है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है, वो पहला लेक्चर देख रहे हैं, नो नीड टू आंसर, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैंने उनके लिए आंसर बता दिया है। ऑल्दो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछूंगा, तो जो ऑलरेडी जिन्होंने एक बेसिक लेवल पर एनसीईआरटी या बेसिक लेवल पर एक पॉलिटी कर रखी है, दे कैन आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया? सो दिस इज़ द वी कैन से the third function of the constitution, है ना, to put some limits on the government, ठीक है। Now talking about the aspirations and goals of the society. What are aspirations and goals of the society? देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, दीज आर ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस। इनमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेसिक है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यूके में तो खैर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, यूएसए में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पावर्स एंड गवर्नमेंट्स की लिमिटेशंस बताई गई हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बना भी है ना। गवर्नमेंट लोगों को राइट्स के लिए, लोगों के पास क्या राइट्स होगा, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा और गवर्नमेंट के पास क्या लिमिटेशंस होगा, इनके लिए संविधान को बनाया गया है। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ जो कॉलोनियलिज्म के शिकार थे, या कॉलोनी एक समय पर एक कॉलोनी थे किसी भी यूरोपियन कंट्री के, उनमें ये एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर यूरोपियंस ने डिस्क्रिमिनेशन किया, जहाँ पर यूरोपियंस ने भेदभाव किया, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इनसे ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जांपल। They are providing an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of society. यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये नहीं दिखेगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या है, यही बताया गया है। और यूएस में ये बताया गया है कि लोगों के पास राइट्स क्या होंगे। इंडिया के केस में हमें देखने को मिलता है क्या, इंडिया के केस में हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट
को गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसका कारण ही यही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट लग रहा है तो आप अभी तक पॉलिटी के सिर्फ एक एस्पेक्ट पढ़े हो। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट इज़ ऑल्सो ए सोशल डॉक्यूमेंट, सोशल एंड रिलीजियस डॉक्यूमेंट, नॉट रिलीजियस कहना गलत होगा, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट या कल्चरल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं कल्चर के, बात करेंगे उस पर भी। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पॉलिटिकल और सोशल डॉक्यूमेंट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दीज कंट्रीज़, जो ये एडवांस्ड कंट्रीज़ है ना, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, दीज कंट्रीज़ ये अपना जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो फेज़ है उसी दौरान ये काफ़ी हद तक क्या कर चुके हैं, अपने जो राइट्स हैं उनको लोगों को दे चुके हैं। लेकिन जो कंट्री आज़ाद हुए हैं उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आपको डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। लोगों के पास जो है वो राइट्स नहीं थे, जिसके कारण लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। रादर दैन दीज कंट्रीज़ अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इनके पास जो है वो सोसाइटी में इक्वालिटी आई है। ऑल्दो इक्वालिटी इज़ वेरी रिलेटिव टर्म, लेकिन एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज़ में देखने को मिली है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम। इंडिया में ये चीज़ जो है वो एब्सेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डॉक्यूमेंट की तरह भी काम करता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स देना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद सोशल चेंज भी लाना है। दैट्स वाई एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन का भाव इस तरह से था, कॉन्स्टिट्यूशन इज़, वी कैन से इट इज़ ए सोशल रिवोल्यूशन। वहाँ पर सवाल में कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल रिवोल्यूशन कह के पुकारा गया है। यू हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल रिवोल्यूशन है? जस्टिफाई था या डिस्कस था मुझे याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें था, ये वर्ड उसमें था, सोशल रिवोल्यूशन। वॉज इज कॉन्स्टिट्यूशन ए डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवोल्यूशन? तो आप अगर कुछ कहना चाहते हो इस पर तो कमेंट्स में कह सकते हो। वैसे मैं इस पर और चर्चा करूँगा। सोशल रिवोल्यूशन आगे सेकेंड चैप्टर में भी आएगा और फोर्थ चैप्टर में भी आएगा। सोशल रिवोल्यूशन जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स में हम लोग कह सकते हैं येस इट इज़ ए काइंड ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। सोशल रिवोल्यूशन लाने के लिए एक टूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जो है वो भेदभाव हैं। तो उसको क्या करना है? तो सोसाइटीज़ विद डीप एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेरियस काइंड्स विल नॉट ओनली हैव to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome the form of inequality। बहुत इम्पॉर्टेंट। इंडिया में जिस तरह की सोसाइटी है, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि क्या पावर्स उनके पास हैं, क्या करना चाहिए, क्या उनके पास, उनको लॉ मेकिंग पावर सिर्फ वही नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। सरकार के पास ये भी जिम्मेदारी है कि आप पॉजिटिव मेजर्स लें टू ओवरकम दी फॉर्म ऑफ एजुकेशन इनइक्वालिटी और डिप्राइवेशन। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए पूरे हिस्ट्री में गवर्नमेंट ने क्या लिया है जिससे ये पॉजिटिव मेजर, तो मैं बोलूँगा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 2009, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया था। 86 या 84 था मेरे ख्याल, 86 था। 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया और उसको लागू करने के लिए 2009 में राइट टू इक्वालिटी के तहत राइट टू एजुकेशन, सॉरी आई एम नॉट सेइंग, राइट टू इक्वालिटी बोल दिया मैंने, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन अभी भी इसमें बहुत अच्छे से लागू नहीं किया गया है, अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है, जिसमें आपने रेशियो सुना होगा 5:4:4:3 करके वैसे कुछ रेशियो है। ये रेशियो मतलब रेशियो मीन्स कि कितने साल जो है बच्चा सीखेगा, नर्सरी में कितने साल रहेगा, फिर प्री फेज़ में कितने साल रहेगा, फिर 6 से 10 तक कितने फेज़ रहेगा, फिर उसके बाद हाईएस्ट क्लासेस में कितने, ये सभी चीज़ें जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का था, तो बहुत ज़्यादा इसे भी लागू अभी तक किया नहीं गया है। आई होप गवर्नमेंट इसे आगे इन फ्यूचर लागू करेगी और अच्छे से। सो गवर्नमेंट टू टेक द पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिप्रिवेशन। तो इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट का काम रोड बनाना नहीं है, इंडिया में गवर्नमेंट का काम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है,
इंडिया में गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ राइट्स देना नहीं है, इंडिया में गवर्नमेंट का काम ये भी है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो इनइक्वालिटीज़ है, इसको चेंज करने के लिए आपको लॉ लाना होगा, आपको पॉजिटिव मेजर्स करना होगा। एंड दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोशल रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इन आवर सोसाइटीज एस्पिरेशंस द गवर्नमेंट विल हैव टू बी एनेबल्ड टू और एम्पावर टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। ठीक है, तो इंडिया के कुछ एस्पिरेशंस हैं। ये एस्पिरेशंस कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रियम्बल में। याद करो, प्रियम्बल भी हम ये बताता है कि इंडिया के एस्पिरेशंस क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, प्रियम्बल हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताता है, जिसमें से एक है एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी किस चीज़ को लेकर जो है वो, किस चीज़ को लेकर, हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है एस्पिरेशंस, जो हम आज एस्पायर करते हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये हमारा एंड गोल है। और इसके लिए हम लोग जो है वो, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव गिवन आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है। और इंडिया के बारे में, इंडिया कैसा स्टेट है? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन। तो इंडिया कैसा स्टेट, इंडिया का नेचर क्या है? नेचर ऑफ स्टेट क्या है इंडिया का? तो ये है। इंडियन सोसाइटी या इंडिया का एस्पिरेशंस क्या है? इंडियन सोसाइटी के एस्पिरेशंस क्या हैं? तो ये, हम कैसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, सेम अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका का भी केस है। तो मैंने कहा ना, जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स जहाँ पर भी रहे हैं, जहाँ पर भी कॉलोनी रहा है, जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं, जहाँ पर सोसाइटी को लेकर भी वहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स डाले गए हैं। सोसाइटी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन की गई हैं, जो कि आपको डेवलप्ड कंट्रीज में नज़र नहीं आएगी, डेवलप्ड कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र नहीं आएगी। तो साउथ अफ्रीका में भी एक बहुत ही, इनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। आज भी वहाँ पर कुछ स्तर पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। सो इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट टू एंड दी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर एक कार्टून है, बहुत अच्छा कार्टून यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन में बैठकर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर जो है दो ग्रुप्स को समझा रहे हैं। यहाँ पर जन गण मन लिखा है, यहाँ पर वंदे मातरम लिखा है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये किस बारे में है। एक ग्रुप चाहता था कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है, वो क्या रहे? वंदे मातरम। एक ग्रुप चाहता था कि हमारा नेशनल एंथम जन गण मन रहे। अब दोनों के बीच में जो है वो समझाना, दोनों के बीच में जो है वो दोनों को एक नतीजे पर लेकर आना बड़ा मुश्किल था। और इसीलिए हमने जो है मेरे ख्याल से 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमने जो है वो, हमने मतलब क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम जो है, ये वंदे मातरम जनगण मन से जो है वो अलग नहीं है। दोनों जो है वो सेम एस्पेक्ट है। जनगण मन को हम लोग जो है वो नेशनल एंथम के तौर पर ट्रीट करेंगे, और वंदे मातरम को हम लोग जो है वो नेशनल सॉन्ग के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है कि वंदे मातरम या फिर जनगण मन, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों सॉन्ग जो है वो, दोनों की जो रेस्पेक्ट है वो, दोनों की रेस्पेक्ट इक्वल है। ये कहना ज़रूरी भी था ताकि दोनों ग्रुप जो है वो शांत हों। ठीक है, एनसीईआरटीज़ में ऐसी कई कार्टून्स आपको नज़र आएंगे। सो यू कैन सी हियर, नेहरू इज़ ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट विजन्स एंड आइडियोलॉजीज़। तो ये आइडियोलॉजी मैंने आपको बता दिया। सो मोर पॉजिटिवली, ए कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी। The framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect. ये बाद में जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये बात जो है, बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐड ऑन किया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, जीने का अधिकार, इज्जत के साथ जीने का अधिकार आपको है। सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं
उनके पास ये ज़रूर होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट। सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब सोसाइटी में सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि कास्ट सिस्टम के बारे में इनडायरेक्टली बात की गई है। कास्ट बेसिस पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पर सोसाइटी में किसी भी तरह का रिलीजन के तौर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग सोसाइटी के नज़र में सेम हो। डिग्निटी सबको इक्वल मिले। मिनिमम मटेरियल वेलबींग, मिनिमम मटेरियल वेलबींग का मतलब क्या है? जितनी सुविधाएं, मिनिमम जितनी सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधाएं उनको मिले। मटेरियलिज्म का मतलब है कि जो भी चीज़ें जो है आप पाना चाहते हो, आप खरीदना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिले। लेकिन मिनिमम मटेरियल वेलबींग का मतलब है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, भाई डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए क्या आपको बेड चाहिए? तो हाँ चाहिए। क्या आपको पलंग चाहिए? घर चाहिए। क्या एक घर चाहिए? क्या आपको घर ज़रूरी है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए? तो हाँ बहुत ज़रूरी है। क्या आपको खाना ज़रूरी है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए? बहुत ज़रूरी है। क्लोथ ज़रूरी है? तो हाँ ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके लिए एटलीस्ट हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करें ताकि वो अपना एक मिनिमम मटेरियल वेलबींग गुजारा बसारा कर सकें, एक मिनिमम। हाँ वो कह दिया जाएगा अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि आपको क्लोथ्स मिलेगा, लेकिन आपको गुच्ची के कपड़े चाहिए तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक बेसिक लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हो, अपनी दौड़, अपनी रेस खुद से लड़ सकते हो। यानी कि अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको एक लेवल पर आकर खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ पर आप सक्षम हो। अगर आप सक्षम हो तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ठीक है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ देम विच आर लीगली एनफोर्सेबल। आगे इस पर बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली एनफोर्सेबल कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा परमिशन दी गई है कि आप कर सकते हैं। लीगली एनफोर्सेबल बनाना ज़रूरी क्यों है ये हमने फर्स्ट पैसेज में देख लिया था। जब तक एनफोर्सेबल नहीं होगा तब तक लोग उसको सीरियसली लेंगे ही नहीं। एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी विल फाइंड सच एनेबलिंग प्रोविजंस have the support of our preamble to our constitution, and these provisions are found in the section on fundamental rights. DPSP also enjoins government to fulfill certain aspirations of the people। तो आगे बात करेंगे। ये aspirations वाली चीज़ खत्म नहीं होगी, मैंने बताया ना। preamble से लेकर fundamental rights से लेकर DPSP से लेकर हर जगह हमें देखने को मिलेगा क्या, यही aspirations की बात की गई। जैसे preamble में मैंने बताया justice, liberty, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये चार चीज़ हो गई। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना, एंड फ्रैटर्निटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ, अब बंधुत्व की भावना जो है सबके पास होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 14 है। दीज राइट्स ये क्या इंश्योर करते हैं? यही तो एस्पिरेशंस इंश्योर करते हैं ना। इक्वालिटी, किसी के साथ भेदभाव ना हो, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 5 सर्कमस्टांसेस किसी के साथ भेदभाव ना हो, आर्टिकल 15। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेन एंड वुमेन इन दोनों को सेम वेज मिले सेम काम के लिए। राइट टू वी कैन से एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिले सबको। ये सब क्या है? दीज आर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये तो बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसेंस समझ रहे हैं। वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है। तो इसी से हमारे पास फोर्थ फंक्शन निकल कर आता है क्या? टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब जहाँ पर हम लोग सभी लोगों को एक ऐसे लेवल पर लाकर खड़ा कर दे जहाँ से वो अपनी रेस खुद भाग सकते हैं। यानी कि अगर कोई दौड़ हो रही है तो ये स्टार्टिंग लाइन है, तो कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। क्या ये सही है? क्या कुछ लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, क्या ये इनसे कम्पीट करेंगे? क्या ये कभी रेस जीत पाएंगे पीछे वाले लोग? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि गवर्नमेंट को ये एम्पावर करे, गवर्नमेंट को इतना एनेबल बनाए कि गवर्नमेंट इनको इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दे कि अगर सबको जो है वो सेम लेवल पर लाकर खड़ा कर दे कि आप अपनी रेस यहाँ से भाग सकते हो, हम इतने दूर तक आपको ला सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करे? अगर गवर्नमेंट आपको
4 व्हीलर नहीं दे सकता तो एटलीस्ट वो साइकिल दे दे, जिससे आप अपने स्कूल चले जाएं, स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करके ये 4 व्हीलर जो है वो आप कमाएं, खुद से ख़रीदें। इतना केपेबल आपको स्टेट बना सकता है। अगर स्टेट आपको पास्ता नहीं खिला सकता तो स्टेट आपको इतना दे सकता है कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाए। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल जाओ तो वहाँ पर एक टेबल होता है किस दिन जो है वो बच्चों को क्या मिलेगा, तो हर एक मील एक न्यूट्रिशन के बेसिस पर बनाया हुआ होता है। तो गवर्नमेंट इतना इंश्योर कर सकती है कि वी कैन नॉट गिव यू luxury item, we cannot give you luxury food, but at least we can ensure that you will be provided with sufficient nutrition, जिससे आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो और इन फ्यूचर आगे चलकर आप इतने केपेबल बनो कि आप जो चाहे वो मनचाहे चीज़ जो है वो लग्जरी आइटम्स, लग्जरी फूड, लग्जरी डिशेस आप खा सको। तो गवर्नमेंट का मकसद आपको अमीर बनाना नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद है कि आपको जो है वो एक लेवल पर लाकर खड़ा कर देना। मैनी पीपल इन इंडिया दे गेट जेलस। वो कभी कभी होता क्या है, मैं देखता हूँ कि वो ये नेचुरल टेंडेंसी है इंडियंस में, मुझे नहीं पता बाहर की कंट्री में ऐसा है या नहीं, लेकिन इंडियंस में ऐसी टेंडेंसी है कि वो अमीरों को देखकर पता नहीं क्यों उन्हें ख़राब लगता है अंदर से। वो हमेशा उन्हें चोर कहते हैं। कोई भी अमीर को वो देख लेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये तो चोर है। रियलिटी जो है वो हो सकती है ऑपोजिट हो, वो चोर ना हो। बहुत सारे अमीर बिलियनियर्स, बहुत सारे मिलियनियर्स जो बने हैं वो सेल्फ मेड भी हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सेल्फ मेड भी हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि उनके पीछे बैकअप रहा है हमेशा से, उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट ने उन्हें जो है वो एक समय पर सपोर्ट किया है, आइदर गिविंग सम स्कॉलरशिप्स, आइदर गिविंग सम लोन्स ऑन वेरी लेस इंटरेस्ट रेट्स, या फिर किसी भी एक तरह का मॉरल सपोर्ट भी अगर गवर्नमेंट करे कि हाँ वी विल नॉट इम्पोज यू, वी विल गिव यू टैक्स रेबिट ऑन 5 years, आपको इतना प्रोडक्शन करना होगा तो आप जो है वो टैक्स देने से 5 साल के लिए छूट जाओगे। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट आपको एक लेवल पर लाकर खड़ा कर देंगे कि यहाँ से अब आपकी दौड़ खुद की है, और यही काम गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। ठीक है, जस्ट सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग जो है वो इक्वली अमीर हो या इक्वली गरीब हो। जस्ट सोसाइटी का मतलब है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, आपको उस लेवल तक, मुकाम तक गवर्नमेंट पहुंचा देगी। उसके बाद आप अपने जो है वो कमा सकते हो। ठीक है, now some are these enabling provisions of the constitution. So constitutions are not only rules and regulations controlling the power of the government, they also gives power to the government for pursuing the collective good of the society. अब जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्ट द पर्सन और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग। ये सब चीज़ें क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखना। क्या ये जो अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 में नहीं है? क्या एडिक्वेट हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ केयर, क्या ये सब DPSP का पार्ट नहीं है? ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या what is the relationship between the South African Constitution and Indian Constitution in terms of aspirations of the people, तो आप ये सब चीज़ें चिपका के आ सकते हो। इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ ऐसा ही है। गवर्नमेंट वहाँ पर जो है उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम लाया है। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी इंश्योर करता है कि जो गरीब बच्चे हैं, डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, दे विल बी लुक्ड अप बाय द गवर्नमेंट। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? ये एडिक्वेट ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम अभी मैंने बताया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था, और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इंडिया में भी तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया ही जाता है। ठीक है, अब क्वालिटी कैसी है इस पर जो है हम लोग मेंस के आंसर में, मेंस एनालिसिस में हम लोग करेंगे कि क्या इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स करने की क्या ज़रूरत है, क्या प्रेजेंट डे जॉब्स को लेकर क्या कंपैटिबल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये सब चीज़ें एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस। तो वो सब चीज़ें जो है वो तब किया जाएगा जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, नेक्स्ट टॉपिक। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इससे। एक काम करते हैं ना, लेट्स मेक पार्ट 2 ऑफ इट। ठीक है, यहाँ तक जिनको भी समझ में आया वो नेक्स्ट पार्ट देख लें, पार्ट 2, और जिनको भी समझ नहीं आया
वो अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर वो मुझसे डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर होगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आई होंगी, जो कि नॉर्मली एनसीईआरटीज़ में दी होती हैं और लक्ष्मीकांत या फिर जो बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड किताब्स होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की होती। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी किताबों में नहीं दी हुई है, इनफैक्ट डीडी बसु में भी नहीं दी हुई है और वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी किसी भी कंडीशन में हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो एनसीईआरटी छोड़ के हर एक किताब पढ़ेंगे लेकिन एनसीईआरटी को छुएंगे तक नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी उन्हें लगती है कि बेसिक किताब है। वो सिर्फ क्या करेंगे, वो हेडिंग देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। अब उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे ऐसा क्या नहीं पता है, तो अभी आगे आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनके बारे में उनको नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी, उसके बारे में हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, सो पार्ट 2 में जो कि परसों आएगा। ठीक है, सो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 3 लेक्चर्स पर वीक। हर एक वीक में 3 लेक्चर लिए जाएंगे और उन 3 लेक्चर्स में एनसीईआरटी जो है वो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियोस, शेयर दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that we will also get the motivation to upload more such videos। ठीक है, so thank you for watching, have a nice day। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे की कहानी देखेंगे।